जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और दोस्तों, इन जानकारियों में कुछ वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां हैं, नए नए लेटर हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और भी दोस्तों कुछ जानकारियां हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। रीजनल सेंटर ईसीएचएस का नया लेटर जारी। जी हां दोस्तों, रीजनल सेंटर ईसीएचएस का एक नया लेटर जारी हुआ है आपके वेलफेयर से रिलेटेड। और ये लेटर है 6 मार्च 2024 का। आधार प्रमाणीकरण सेवा जल्द ही ईसीएचएस में लागू की जाएगी। जी हां दोस्तों, आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है अगर आप ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं। और दोस्तों, ये जो भी काम है ये ईसीएचएस भी कर सकेगा अब से। आधार ऑथेंटिकेशन का सभी इंपैनलमेंट हॉस्पिटल से अनुरोध है कि वे ईसीएचएस लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के बारे में जागरूक करें। जी हां दोस्तों, ईसीएचएस आपका आधार प्रमाणीकरण भी अब कर सकेगा। और जितने भी इंपैनलमेंट हॉस्पिटल है वो ईसीएचएस बेनिफिशियरी को जागरूक करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में, जो भी ये फैसिलिटी ईसीएचएस प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों, इसका जो कार्यभार है वो अब इंपैनलमेंट हॉस्पिटल को भी दिया गया है। वो अब जागरूक करेंगे ईसीएचएस बेनिफिशियरियों को या फिर ईसीएचएस लाभार्थियों को। फिर क्या लिखा है? आधार ऑथेंटिकेशन सेवाएं 1 अप्रैल 2024 से सभी इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में शुरू होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, जो भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा वो आप अब इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं, वहां पे भी ये सुविधाएं होंगी। और दोस्तों, इसकी संभावना है शुरू होने की 1 अप्रैल 2024 से। आधार कार्ड को सही विवरण के साथ अपडेट करेंगे और ओटीपी के साथ सत्यापन करेंगे। जी हां दोस्तों, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकते हैं ओटीपी के थ्रू। और जितना भी आपका आधार है वो आपका अपडेट किया जाएगा सही विवरण के साथ। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। एक पूर्व सैनिक, और दोस्तों ये यूट्यूबर भी हैं जो काफी अच्छी जानकारी देते हैं और पूर्व सैनिक भी हैं, इन्होंने आरटीआई के थ्रू अपने पीएनबी बैंक से एक जवाब मांगा था, क्या मुझे रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या मैं ले सकता हूं? तो दोस्तों, आरटीआई के बेस पर पीएनबी ने जवाब दिया कि आपको रक्षक प्लस की सेवाएं लाभार्थी नहीं है, आपको रक्षक प्लस की सेवाएं नहीं मिलेगी क्योंकि आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया। दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो एसबीआई से पेंशन लेते थे पेंशनर, वहां पर उनका डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट था। तो दोस्तों, वो सुविधाएं थी, जैसे एक्सीडेंट के दौरान किसी की मौत हो जाती है, उसके बाद जो उनका नॉमिनी है उनको पेमेंट मिलता है, यानी इंश्योरेंस मिलता है एक्सीडेंट कवर का, या फिर और भी प्लान रहते हैं अलग अलग बैंकों के। तो दोस्तों, एसबीआई तो देता है डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट पेंशनर्स के लिए, लेकिन दोस्तों पीएनबी ने यहां पे सख्त मना किया कि जो स्पर्श पे माइग्रेशन हो चुके हैं पेंशनर या फिर पूर्व सैनिक, उनको हम रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देंगे। तो दोस्तों, जो ये यूट्यूबर है या फिर पूर्व सैनिक है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई करी। और दोस्तों, डिपार्टमेंट से भी जवाब मांगा, पीएनबी से भी जवाब मांगा। तो दोस्तों, इस पे संतोषजनक आंसर नहीं मिल पाया इन पूर्व सैनिक को, और पीएनबी ने तो साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि जो एमओडी है या फिर डीएसडब्ल्यू है या फिर आरबीआई है, वो पीएनबी बैंक को भी लागू करे कि वो रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी दे पेंशनर को, चाहे कोई सा भी बैंक हो, चाहे पेंशनर का खाता कोई से भी बैंक में हो। जो बैंक है वो डीएसपी की फैसिलिटी या फिर रक्षक प्लस की फैसिलिटी या फिर जो एक्सीडेंटल क्लेम है वो पूर्व सैनिक को मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए, चाहे कोई सा भी बैंक हो और चाहे वो कोई सी भी फैसिलिटी अरेंज करा रहा हो या फिर कराना चाहता हो। तो दोस्तों, ये फैसिलिटी हर एक बैंक को प्रोवाइड करनी चाहिए। एसबीआई तो दे रहा है, लेकिन पीएनबी यहां पे मना कर रहा है इन पेंशनर को। तो दोस्तों, इस पर एमओडी या फिर डीएसडब्ल्यू या फिर आरबीआई एक्शन ले, आरबीआई बैंकों पर एक्शन ले। और दोस्तों, इस पर एक सरकारी लेटर भी आना चाहिए एमओडी की तरफ से या फिर डीईएसडब्ल्यू की तरफ से कि जितने भी पेंशनर है जिनका खाता बैंक में है या चाहे स्पर्श पे है, उनको एक्सीडेंटल क्लेम या फिर अच्छा इंश्योरेंस पैकेज दे, कोई सा भी बैंक हो। चलते हैं दोस्तों आगे इंफॉर्मेशन की तरफ। प्रोफाइल अपडेट नहीं है स्पर्श पे, क्या स्पर्श पीपीओ जारी होगा?
दोस्तों काफी पेंशनर का माइग्रेशन हुआ अभी स्पर्श पे, जिनकी अभी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं है, कुछ प्रोफाइल उनकी छूट रखी है, तो क्या उनका स्पर्श का पीपीओ जारी होगा? दोस्तों अभी जारी नहीं होगा, चाहे तो आप देख लीजिए, आपको अभी स्पर्श का पीपीओ नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपनी स्पर्श की पूरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि दोस्तों उसका जो वेरिफिकेशन होता है वो भी रिकॉर्ड से होता है। तो दोस्तों सब कुछ वेरीफाई होने के बाद, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद तभी आपको स्पर्श का पीपीओ मिलेगा। अब काफी पेंशनर कहते हैं कि हमने तो अपनी सारी प्रोफाइल कंप्लीट कर दी, तभी भी हमें स्पर्श का पीपीओ नहीं मिला। दोस्तों उसके लिए आप फिर शिकायत डाल सकते हैं स्पर्श पे, एक शिकायत डालिए कि हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी तक हमें स्पर्श का पीपीओ नहीं मिला। तो दोस्तों जिनका कंप्लीट नहीं है पहले वो कंप्लीट करें, प्रोफाइल सब कुछ कंप्लीट करें, उसके कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद ही उनको स्पर्श का पीपीओ मिल पाएगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर का एक ही सवाल, ओआरओपी 2 की चौथी तीसरी किस्त नहीं मिली, कब मिलेगी? और दोस्तों कई पेंशनर ने नॉट पे सर्टिफिकेट नहीं दिया स्पर्श पे। दोस्तों जब तक आप नॉट पे सर्टिफिकेट नहीं देंगे, जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा स्पर्श की तरफ से। तो सबसे पहले आप नॉट पे सर्टिफिकेट पहुंचाइए स्पर्श के पास, सीपीपीसी बैंक से लेके, या फिर आप शिकायत डालिए। आप शिकायत डालिए तब डायरेक्ट स्पर्श एक लेटर लिखेगा नॉट पे सर्टिफिकेट लेने का, वो भी आपके बैंक या फिर सीपीपीसी को। तो सबसे पहले आपको नॉट पे सर्टिफिकेट देना है स्पर्श को। जब तक कि बैंक, सीपीपीसी या फिर आप नॉट पे सर्टिफिकेट स्पर्श को नहीं देंगे, जब तक आपको कोई किस्त नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बहुत पहले ही भी बताया हूं। तो सबसे पहले आप नॉट पे सर्टिफिकेट पहुंचाइए स्पर्श के पास। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अग्निवीर की वजह से हमारे गुरखा सैनिक चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, बल्कि जो इंडिया में भर्ती हो रही है उसे छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो वायरल हुआ है और बहुत ही तगड़ा वीडियो है ये, आप भी देखेगा। इसमें बताया गया भारतीय सैनिक की कमजोर स्थिति, यानी भारतीय सैनिक किसी वजह से कमजोर साबित हो रहे हैं। और दोस्तों इसमें है कुछ लद्दाख के सैनिक हैं, कुछ सिख सैनिक हैं और कुछ गुरखा सैनिक हैं। जो लद्दाख के सैनिक हैं वो कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र नहीं मिला या फिर संरक्षक सही तरीके से नहीं मिला जवानों को। और जो सिख सैनिक हैं वो क्यों कमजोर हो रहे हैं? पंजाब आंदोलन की वजह से, जो पंजाब में आंदोलन चल रहे हैं। और दोस्तों जो गुरखा सैनिक है वो किसकी वजह से कमजोर हो रहे हैं? अग्निवीर की वजह से, क्योंकि सिर्फ 4 साल का ही टाइम पीरियड है। तो दोस्तों इसमें गुरखा सैनिक कहते हैं कि हम जो इंडिया में भर्ती हो रही है, जो अग्निवीर में भर्ती हो रही है, हम उसमें नहीं जाएंगे, बल्कि हम चले जाएंगे चीन की सेना में भर्ती के लिए। वहां जाकर हम युद्ध योद्धा बनेंगे। तो दोस्तों एक ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, यानी जो हमारे गुरखा सैनिक है वो अग्निवीर में भर्ती होना नहीं चाह रहे। उन्हें पता है कि आगे शॉर्टफॉल होना है, अग्निवीर में कुछ नहीं रखा है, हमारा भविष्य भी सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों वो ये सब कुछ छोड़कर चीन की आर्मी में भर्ती होना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, पूरा वीडियो आप देखिए और फिर आप अपने विचार रखिए। इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उनपे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं नई नई। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।